हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 10th का प्रीवियस ईयर का मॉडल सेट थर्ड आज स्टार्ट किया जा रहा है। तो इसमें देखा जाए तीसरे मॉडल सेट का क्वेश्चन का आज हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में देखा जाए ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा क्लास 10th के लिए। तो इसमें देखो पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला देखो, पहला क्वेश्चन है कि किस उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। फोकस दूरी हमेशा होती है मतलब उत्तल लेंस की बात किया जा रहा है। तो उत्तल लेंस हम लोग उसको कहते हैं जिसका किनारा का भाग पतला और बीच का भाग मोटा होता है। ठीक है, तो इसकी प्रतिबिंब इसी ओर बनता है। ये लेंस की पहला फोकस हो जाता है, ये 2f हो जाता है, और ये f डैश हो जाता है, ये 2f डैश हो जाता है। ठीक है, तो जब हम लोग इसको प्रतिबिंब जो बनाते हैं तो इसकी फोकस दूरी ए वाली फोकस दूरी दर्शाती है। तो ये वाली जो साइन जो होती है वो आपकी क्या होती है, प्लस होती है। ये वाला साइन आपका जो हो गया इसे क्या हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। और ये वाला सिंबल क्या दर्शाया, ये सिंबल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि किस लेंस की फोकस दूरी मतलब उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगा वो हमेशा आता है। ए वाला सिंबल दर्शा रहा है ना जी, तो ए वाला फोकस दूरी आपका क्या दर्शाएगा, पॉजिटिव का ही साइन दर्शाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ए वाला होगा। दूसरे क्वेश्चन कहता है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस पसंद करेंगे। छोटे अक्षर है उसको बड़े अक्षर में कर करके देखने के लिए हम जिस लेंस का इस्तेमाल करते हैं, यह लेंस देखो इसमें क्या कर रहा है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, तथा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस। देखो इसमें क्वेश्चन है ए वाला ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन दोनों क्या है, सेम है। तो ए वाला भी ऑप्शन होगा और सी वाला भी ऑप्शन होगा। ठीक है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस होगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सारे विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, कहता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है। मोटर गाड़ी जो होता है वो चालक के सामने जो दर्पण जो लगा जो रहता है वो दर्पण आपका उत्तल दर्पण लगा रहता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा होता है और छोटा होता है, जिसके कारण ठीक है वो जो होता है ना मतलब ड्राइवर अपना संतुलन बनाए रखता है। इसलिए यहाँ पर जो होगा उत्तल दर्पण, इसका आंसर लिखना होगा। आंसर क्या लिखना होगा, उत्तल दर्पण लिखना होगा। अगले क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखो क्या कर रहा है। अगले क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि किसी व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, मतलब आपका जो वेलोसिटी जो दे जो रखा है ये आपका 4 मीटर पर सेकंड दे रखा है। व्यक्ति को समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब के किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो समतल दर्पण में जितनी चाल से वो प्रतिबिंब जितनी डिस्टेंस रहेगा उतनी डिस्टेंस पर उसमें प्रतिबिंब बनेगा, यानी इसकी चाल भी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड ही हो जाएगा। उसकी प्रतिबिंब जो भी बनेगा वो क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। आंसर इसका लिखना होगा। तो 4 मीटर पर सेकेंड इसका ऑप्शन कौन देता है, देखो यहाँ पर आंसर सी दे दिया लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 4 मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि समतल दर्पण जो होता है ना वो समान साइज का प्रतिबिंब बनता है। जितनी दूरी पर दर्पण रहेगा उतनी दूरी पर हमारी प्रतिबिंब दिखाई देगा। अगर जो दर्पण के करीब हम सटेंगे तो हमारी प्रतिबिंब भी और क्या होगा उसमें सटेगा, तो चल भी तो ही होगा ना उसका। इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका, ठीक है, इसका आंसर 4 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने पर आंख में उत्पन्न दोष होता है।
देखो नेत्र लेंस में फोकस दूरी जब बढ़ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता और निकट की वस्तु दिखाई देता है। तो दूर की वस्तु दिखाई देता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, दृष्टि दोष हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ जाना, आंख में उत्पन्न दोष होता है। तो कहने का मतलब नेत्र में फोकस दूरी जब बढ़ता है, ठीक है, तो उस दृष्टि में आपका क्या होता है, दीर्घ दृष्टि दोष होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं। देखो अगले क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है आपका ये सेट अच्छा नहीं, तो सरकारी सेट ही ठीक था। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस होता है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार करते हैं। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग किस लेंस का व्यवहार करते हैं, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर दूरदृष्टि दोष कर रहा है ना, तो दूरदृष्टि दोष के लिए क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष के लिए क्या होगा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। कूलाम को हम लोग सी द्वारा डिनोटेट करते हैं, आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। आवेश का, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ना, कह रहा है क्वेश्चन में कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है निगेटिव चार्ज, धन आवेश और ऋण आवेश। अब यहाँ पर कहता है कि ये दो प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। ओके, यह नामकरण किसने किया था, वह है जिस वैज्ञानिक ने उसको नामकरण किया था उसका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, वैज्ञानिक ने किया था। राइट आंसर इसका होगा कूलाम। मतलब विद्युत आवेश का परिभाषा जो देने वाले जो थे, ये साइंटिस्ट का नाम क्या है, बोला जाए एक बार, बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम होगा दोस्त, इसका नाम क्या है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एक पदार्थ को एक कूलाम धन आवेश में आवेशित किया जाता है तो वे आवेशन में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उनकी संख्या कितना होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए, एक कूलाम आवेश के लिए, तो एक कूलाम आवेश में जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो होती है 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होती है, ठीक है। एक कूलाम आवेश पर उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना निकलती है, तो आंसर हो जाएगा 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। यही आंसर इसका लिखा जाएगा, राइट आंसर इसको यही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या है, सो देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में एक कहा जा रहा है ना कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट यानी V बराबर आपका दे रखा है कितना, 220 वोल्ट, और पावर दे रखा है आपका 100 वाट। कितना दे रखा है, तो इसमें 100 वोल्ट को जब आधा कर दिया जाएगा, 110 वोल्ट कर दिया जाएगा, तब उसकी पावर भी आधा हो जाएगा, यानी 50 वाट डायरेक्ट ये लगा सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा जाएगा इसको आंसर, 50 वाट। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार के ऑक्साइड कहा जाता है,
देखो धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? क्षारकीय ऑक्साइड बोला जाता है, धात्विक ऑक्साइड। उसका एग्जांपल भी आप यहाँ पर लिख सकते हो क्षारकीय ऑक्साइड का, जैसे Na2O, जैसे MgO, ये सब धात्विक ऑक्साइड है। K2O, ये सब धात्विक ऑक्साइड है। अम्लीय ऑक्साइड किसको कहते हैं? जैसे N2O, SO2, NO2, ठीक है, CO2, ये सब जो हो गया से क्या हो गया? अम्लीय ऑक्साइड हो गया। और ये क्या हो गया? क्षारीय। तो उसमें धात्विक ऑक्साइड की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्षारीय ऑक्साइड। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत आधारित है ना, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? विद्युत धारा की चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है। ऐसे लघु पतन कहते किसे है? तो धारा का मान बढ़ जाना और प्रतिरोध का मान घट जाना। ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिक्रिया PbO और A, ये किस प्रकार की अभिक्रिया, इसको पहचान करना है। कहता है इसमें PbO ऑक्सीकृत हो रहा है, कहता है कार्बन ऑक्सीकारक है, Ca अपकारक है। शिव अपकारक कहने का मतलब इसमें ऑक्सीजन की क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है, यानी कहने का मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसमें ऑक्सीजन की लॉस हो रहा है, सॉरी ये रिडक्शन हो रहा है। एक मिनट, क्या हो रहा है? ये आपका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है इसमें, और इसमें कमी हो रहा है ना Pb के साथ। ठीक है, ठीक ही लिखा गया था। ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन और ये हो जाएगा आपका रिडक्शन। ठीक है। तो इसका अपकारक ऑक्सीकारक तो होगा नहीं, तो ये आंसर होगा इसको। अगले क्वेश्चन कहता है, निम्न धातुओं में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से हाइड्रोजन गैस देगा? इसमें किसके साथ अभिक्रिया करवाया जाए? क्यों क्या दे दे? तो एल्युमिनियम, यहाँ पर एल्युमिनियम। आंसर भी देख करके बताते हैं क्या आप लोग? आंसर की ओर नहीं ध्यान देना है। ठीक है। यदि विलयन का पीएच मान 13 है, तो इसका अर्थ है कि वह विलयन क्या होगा? क्या हो जाएगा? वो परवल भास्मिक हो जाएगा, मतलब परवल क्षार हो जाएगा। भास्मिक को क्षार बोला जाता है। ठीक है। इसका आंसर यही हो जाएगा। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र होता है P4 होता है। क्या होता है उसकी रासायनिक सूत्र? P4। ठीक है। पीतल में रहता है, क्या रहता है? कल भी लगता है किचन आया था ना सेट में, आया था। हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा? जिंक प्लस लेड। एक मिनट, पीतल में रहता है, पीतल वो कॉर्पोरेट जब कॉर्पोरेट में रहता वो है ना जी, इसका सिंबल C होता है ना। यहाँ क्या हो जाएगा? कॉपर प्लस जिंक। धातुओं की प्रकृति होती है, तो धातु विद्युत के धनात्मक होती है, विद्युत के ऋणात्मक होती है। ये नहीं होगा, उदासीन ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें आंसर हो जाएगा ये। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। बड़ा छोटा हो जा रहा है। चुंबकीय एक साथ के क्वेश्चन नहीं। चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है? चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है? तो उस विधि का आपका नाम बताना है। कहता फेन पलवन विधि। द फेन पलवन विधि द्वारा चुंबक के द्वारा नहीं, वो मतलब सल्फाइड गैस को जैसे ZNS, PBS, ये सबको निष्कर्षण किया जाता है इस विधि से। ठीक है। यहाँ गुरुत्व पृथक्करण विधि ये भी नहीं होगा, 1LA मेथड ये भी नहीं। चुंबकीय पृथक्करण में देखो, चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए, ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन का इस्तेमाल किया जाता है। किसको इस्तेमाल किया जाता है? मैग्नेटिक सेपरेशन, जिसको हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं, चुंबकीय पृथक्करण। ठीक है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। कहता है कौन सी अक्रिय गैस है?
अक्रिय गैस की चर्चा कर रहा है ना। तो यहाँ पर देखो अक्रिय गैस कौन सा है, तो ये कार्बन नहीं है, सोना नहीं है, हीलियम है, हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, आगे में फिर क्वेश्चन कर रहा है एल्कीन श्रेणी की यौगिकों का समान सूत्र है एल्कीन। तो एल्कीन कहने का मतलब उसमें कार्बन के बीच डबल बॉन्डेड होना चाहिए, यही आंसर होगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, दिखाई दे रहा था ना ऑप्शन ए जी। ये आपका यहाँ पर ये भी ऐसे लिख ले सकते हो, ये आपका एल्कीन का है, ये आपका अल्केन का है और ये आपका एल्काइन का है और ये आपका अल्काइल का है। आंसर कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन होगा ए। फिर आगे में कहता है अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है ईथर का नहीं, अल्कोहल का, कास्टिक पोटास का, गंधक अम्ल का। पूरा वीडियो आ ही नहीं रहा होगा, ये और बड़ा हुआ है, वीडियो भी खराब हो गया। धीरे धीरे सुधरेगा, बार बार बनाइएगा ना, एक बार कल तो आया था, आए थे हम, चल गया था ना, यही थे हम पूरा क्लास। बंद कर, कट होगा नहीं बने।